नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता दुबे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल प्रसिद्धि रियल्टी में। हमने एक सीरीज शुरू की है रियल एस्टेट एजुकेशन के ऊपर। ऑलरेडी उसके 3 पार्ट आ चुके हैं और ये उसका चौथा पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनआरआई क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये वीडियो भी पूरी तरीके से जो एंड यूजर हैं, जो रियल एस्टेट को सीखना और समझना चाहते हैं और जो एनआरआई इन्वेस्टर हैं, सबके लिए ये वीडियो अच्छी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अब एनआरआई के ऊपर हमारा ये सीरीज का चौथा पार्ट, जिस सीरीज का नाम है रियल एस्टेट एजुकेशन। अराउंड 20% एनआरआई जो हैं वो इंडिया में अपना घर खरीदने की सोच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ रही है और ये रुपए की वैल्यू में डेप्रिसिएशन आने से इंडियन रियल एस्टेट का जो है वो बूम आ चुका है, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट एनआरआईज के लिए इन्वेस्टमेंट की पहली पसंद बन गई है। 60% एनआरआई घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूएस, कनाडा, गल्फ, यूरोप और ऐसी बहुत सी अदर एशियन कंट्री के भी एनआरआईज हैं जो इंडिया में ही अपने लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट में एनआरआई की पहली पसंद रियल एस्टेट है, उसके बाद स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या छोटे मोटे एफडी भी करना चाहते हैं। रिपोर्ट में ये भी शो हुआ है कि 77% एनआरआई जो यहाँ पर अपने लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा लग्जरी होम्स की डिमांड है। उनमें से भी 54% 3 BHK, 23% 4 BHK और 22% 2 BHK में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो सारा डाटा है, कोविड के बाद 25% का इंक्रीज आ गया है इसमें। और अगर हम आफ्टर कोविड इफेक्ट देखते हैं तो अराउंड 2.5 लाख से ऊपर के जो लग्जरी होम्स हैं वो बिके हैं जिन्हें एनआरआई ने खरीदा है। और एनआरआई की टॉप 5 पसंद जो सिटीज हैं उनमें नाम आता है दिल्ली एनसीआर का, और दिल्ली एनसीआर में भी टॉप पर है गुड़गांव। तो वो जो टॉप 5 सिटीज हैं वो हैं अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर और मुंबई। और ये भी कहा गया है सबसे ज्यादा एनआरआई अगर पूरे विश्व में रहते हैं तो वो इंडियन हैं। लगभग 32 मिलियन एनआरआई जो हैं वो भारत से बाहर रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 32 मिलियन एनआरआई पूरे विश्व में फैले हुए हैं। वो भी क्यों ना, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ही इतनी है और सबको एक अच्छी जॉब की जो है वो इच्छा होती है। भारत में पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है, बहुत से आईआईटीएन बाहर निकल चुके हैं। तो 32 मिलियन एनआरआई जो बाहर है और हर साल लगभग 2.5 मिलियन इंडियंस जो है वो ओवरसीज की तरफ रुख लेते हैं। लेकिन कितना भी अपने देश से दूर चले जाओ, देश की मिट्टी जरूर बुलाती है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो इंडियन रियल एस्टेट में आजकल बूम पर है कि क्यों एनआरआईज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो है इमोशनल टच। सबको अपनी धरती से, अपनी जमीन से जुड़ना होता है। सो वो यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो जी, अब ये जो भी सारी चीजें हैं इनका जो फंक्शन है वो बहुत ही इजी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कई तरह के लॉ बना दिए हैं। उन लॉ की तहत ही जो भी एनआरआईज हैं, ओसीआईज हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कहीं से भी उनका कोई फंड लॉस नहीं होगा, उनके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सब कुछ ओपन होगा और वो विदेश में बैठे बैठे भी अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंडिया में भी पूरी तरीके से उसका वर्चुअल टूर जो है वो करेंगे। सो जो कुछ लॉज हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं, तो अब उस टॉपिक्स पर टॉपिक्स पे धीरे धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर ही क्यों उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। सो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, रुपीस का जो डेप्रिसिएशन है वो हो रहा है। सो अगर ये कंडीशन आ रही है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि हम कहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, तो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में। जो एनआरआईज होते हैं, जो ओसीआई होते हैं, वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इंडिया में ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। केवल आप लोग एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन लैंड या फार्म हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि अगर आपके दादा दादी यहाँ इंडिया में हैं और उनके खुद के एग्रीकल्चर लैंड हैं और आप उसे अपने किसी एनआरआई को अगर बेचना चाहते हैं या आप किसी अपने फॉरेन फ्रेंड को बेचना चाहते हैं, तो सॉरी, आप ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको उन्हें किसी इंडियन को ही जो है वो सेल करना होगा। अदर जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं वो एनआरआई, ओसीआई और पीओआई के लिए हैं। सो आप सब कुछ यहाँ पे खरीद सकते हैं, बेफिक्र से खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ये फंडामेंटल राइट है कि आपका खुद का घर हो
तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि क्या वो लगाव है, क्या वो जुड़ाव है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो अगर आप लेते हैं, सो उसके क्या क्या रीजन है जो लगता है कि आपको यहाँ पे ये अप्रिसिएशन भी देकर जाएगा और आपको यहाँ पर जोड़ कर भी रखेगा। तो सबसे पहला रीजन है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी पार्ट में लेते हैं तो वो नेशनल कैपिटल के नियर में होगा। सो नेशनल कैपिटल के नियर बाई होगा, आप फ्लाइट से आएंगे, आपकी दूरी कम हो जाएगी और आप आपके एरिया को बहुत इजी तरीके से टूर कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड़गांव में सेंट्रल पार्क हो गए, डीएलएफ हो गए, शोभा हो गए, ये लोग लग्जरी प्रॉपर्टीज देते हैं। और ये जो अभी लग्जरी प्रॉपर्टी बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि एनआरआई यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा है, आपको बहुत ही अच्छा रेंटल वैल्यू भी मिलता है, आप वहाँ बैठे हो और यहाँ से भी आपकी इनकम आएगी। दूसरा एक इमोशनल टच, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अपनी धरती से जुड़ने का एक सौभाग्य मिलता है। नेटिविटी, अगर आप इस एरिया के नियर बाय में हैं, सो इस नियर बाय में यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के आसपास अगर आप हो तो आपको एक ऐसी जगह ढूंढने में, इन्वेस्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप विदेश से आते हैं तो आपको विदेश जैसी फीलिंग भी मिले। तो वो फीलिंग पाने के लिए दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो एरिया हैं वो आपके लिए बेस्ट होंगे। उसके बाद होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहीं भी आते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप यूएस से आ रहे हो, कनाडा से आ रहे हो, यूरोप से आ रहे हो, दुबई से आ रहे हो, तो आपको वो फीलिंग यहाँ मिलनी चाहिए। तो बेसिकली गुड़गांव आपको वो फीलिंग देता है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हो रहा है और आने वाले 10 सालों में होपफुली आप जहाँ से आएंगे आपको वही कंट्री का लोकेशन जो है गुड़गांव में भी आप फील करेंगे। अब क्या आता है कि ऐसा क्या क्या मोड है कि अगर आप पेमेंट करते हो तो कहीं आपके पेमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, आपके पास अकाउंट कौन से होने चाहिए, क्या आप पेमेंट कर रहे हो तो वो इजीली पेमेंट हो जाएगा, क्या आप कैश फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ करेंसी में पेमेंट कर सकते हो। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, क्योंकि आप बाहर के देश में रह रहे हैं। सो उसके लिए पेमेंट आपको केवल बैंकिंग चैनल से ही करना होगा। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपका पेमेंट केवल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा। आपके पास जो भी फंड होगा उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा, ये परमिटेड है। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट या सीएनआर अकाउंट, इनमें से कोई भी एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इसके थ्रू ही आपका पेमेंट जो है, यहाँ आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एज अ ट्रैवल आए हो, आप यहाँ पे घूम रहे हो और आपके पास ट्रैवलर चेक है, तो आप उस चेक के थ्रू कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ये नॉट परमिटेड है। मतलब फंड थ्रो ट्रैवलर चेक इज नॉट परमिटेड। दूसरा आ गया पेमेंट थ्रो करेंसी, नॉट परमिटेड। आप कोई भी पेमेंट करेंसी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। सो ये है मोड ऑफ पेमेंट कि आपको पेमेंट करना कैसे है। अब इसके बाद होता है पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओसीआई कार्ड आपके पास होना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी, ये इसलिए कि सम टाइम क्या होता है कि आपने एक विजिट की, आपने कोई प्रॉपर्टी देखी, वो प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, लेकिन सपोज अगर आप यूएस में रह रहे हो और आप बार बार नहीं आ सकते हो, तो आपको एक पावर ऑफ अटर्नी देनी होगी इंडिया में अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को, जो आपकी जगह पर आपकी प्रॉपर्टी का जो भी रख रखाव हो गया, लेन देन हो गया, जहाँ पे भी सिग्नेचर्स करने होंगे, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के वक्त जाना होगा, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बंदा करेगा जिसके नाम का आपने पावर ऑफ अटर्नी दिया है। तो ये आपको देना मस्ट होगा। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी फोटो आपके पास होनी चाहिए और फिर आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ईजिली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर से हैं तो वैसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सेफ आपको रखने होते हैं। अब आता है लॉ। स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी कि जो एनआरआईज होते थे वो फंस जाते थे, क्योंकि वो करेंसी के थ्रू अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि हमने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट हमारा डूब तो नहीं गया, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो इन्हीं कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए, और ये जो लॉ थे इसने रियल एस्टेट को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज कर दिया। नहीं सिर्फ जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए, जो हमारे इंडियंस हैं जो यहाँ पर भी अपने लिए कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये जो लॉ हैं
ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ हैं। तो पहला तो है रेरा। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, और दूसरा है फेमा। फेमा हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये दोनों लॉ करते क्या हैं? फर्स्ट, रेरा में आप किसी भी यूट्यूब की वर्चुअल साइट पे जाएंगे, बिल्डर की साइट पे जाएंगे, उन्होंने आपको कुछ भी अगर बाई कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिटेलिंग्स दी हैं, वो डिटेल्स वो रेरा के थ्रू वो अपने वेबसाइट पे भी डालेंगे। अगर उन्होंने ये तक आपको बताया है कि उनकी जो टाइल्स होगी वो इटालियन टाइल्स होगी, और उन्होंने जब आपको हैंड ओवर किया वो प्रोजेक्ट और वो टाइल्स इटालियन टाइल्स नहीं निकली, तो आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। मतलब रेरा के थ्रू चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं कि बिल्डर ने जो भी अपने ब्रोशर में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको वो पॉइंट्स आपको देने हैं। अब रेरा से क्या हो गया, आपके लिए भी और बिल्डर के लिए भी ट्रांसपेरेंसी आ गई। सब कुछ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया। जो उसने बताया है वो आपको देगा, और आप घर बैठे उसकी वेबसाइट पे, रेरा की वेबसाइट पे बिल्डर का नाम जो है वो आप डालेंगे और सारी चीज़ें आप देख लेंगे। जो पेमेंट का मोड है वो भी इजी हो गया है, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वो डिलीवर्ड करेगा, पोजीशन डेट हो गया, क्या आपने पेमेंट प्लान लिया है, वो सब कुछ मेंशन होगा। इवन अगर पोजीशन डेट भी डिले होती है तब भी आप बिल्डर पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें रेरा में मेंशन होती हैं। फिर आता है आपका फेमा। फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फेमा क्या करता है, जो भी आप पेमेंट करोगे उस पेमेंट को गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में वो पेमेंट होगा। मतलब आपने कोई भी बिल्डर के लिए पेमेंट किया है, लेकिन आपको फेमा एक्ट के थ्रू ये जो बैंकिंग चैनल्स के जो अकाउंट आप बनाओगे, तो आप जहां भी पेमेंट करोगे ये पूरी तरीके से एक सर्किल होगा। मतलब गवर्नमेंट भी जानेगी कि आप पेमेंट कहाँ कर रहे हैं। तो अब आपका पेमेंट कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है, आपने जहां पेमेंट किया है वो पेमेंट वहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लॉ है, इन दो लॉ ने पूरी तरीके से आपके लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन है वो बहुत ही क्लियर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और भी हैं, रियल एस्टेट इसमें नंबर 1 है। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में कर सकते हैं, आप एफडीज में कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन सारी चीज़ों में आप कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनमें अप्रिसिएशन कितना होगा। इसलिए जो रियल एस्टेट है वो बहुत ही सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और अब जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक लॉ के तहत ही काम करेंगे, और जो बिल्डर होगा वो उस लॉ के अंदर में ही रहेगा। या ये कह सकते हैं आपका बिल्डर एक लॉ के तहत बंध गया है तो वो अब आपको डिच नहीं कर सकता है। आपके पास पूरा राइट होगा, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं से भी आप डिच हुए हो तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो भी चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखी गई हैं, तो अब ऑलमोस्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे आपने समझ लिया होगा कि आपके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी लॉ पॉलिसीज बना दी हैं। यहाँ पर आप कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का ऐसा नहीं है कि आप केवल 1 या 2 या 3 या 4, आप इंडिया में बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। केवल एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन लैंड या फार्म हाउस आप नहीं ले सकते हैं। सो प्रॉपर्टी आप खरीदिए, लॉ आपके फेवर में है, रियल एस्टेट आपके फेवर में है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे 75वां आज़ादी जो हम महोत्सव अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी तहत, मतलब ये बहुत पहले से ये शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत है प्रवासी भारतीय दिवस की, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। मतलब वो पहले एनआरआई थे, फिर वो इंडियन हो गए, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो वो 9 जनवरी को आए थे, तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। सो इस बार का जो ये प्रवासी भारतीय दिवस हुआ वो मध्य प्रदेश में मनाया गया 9 जनवरी को। सो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एनआरआई से बोली गई, ओसीआई से बोली गई कि आप किस तरीके से इंडिया को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि 2047 में हम ये सपना देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री हम बन जाएंगे 2047 में। तो इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं, आप लोगों का भी बहुत योगदान होने वाला है। तो आप लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं
जिससे आप हमारे इंडिया का मान बाहर भी बढ़ा सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स रखे गए। आप भी कोई नई टेक्नोलॉजी में जो है वो रुचि दिखाइए। भारत में भी आप उस टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं जिसमें आप यहाँ के लोगों को भी जॉब जो है वो दे सकते हैं। हेल्थ केयर को आप, इंडियन हेल्थ केयर को प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन क्राफ्ट, कुजीन और क्रिएटिविटी को भी आप प्रमोट कीजिए। आप अपने जिस भी कंट्री में हैं आप वहाँ पर भी इसे प्रमोट कर सकते हैं। आप अगर इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इंडिया में भी प्रमोट कर सकते हैं। लाइक आप कोई यहाँ पे स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, या विदेश में आपसे ये चीज़ें कही जा रही हैं कि आप इंडियन कल्चर को विदेश में भी बढ़ावा दीजिए। आप अपने देश का जो है वो नेशन बिल्डिंग कीजिए। और उसके बाद है इंडियन वर्कफोर्स, जो इंडियन वर्कफोर्स है आप उसको बढ़ावा दीजिए। जो भी इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, हमारी गवर्नमेंट उसे एक सम्मान देती है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। सो इन सारी चीज़ों के तहत अगर आप अपने देश से दूर भी हैं तो आप अपने देश से जुड़िए। और अगर इस धरती पे आपका भी सपना है कि आपका एक घर हो, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। इंडिया ओपन है आपके लिए, बहुत ही खुशियों के साथ अपना हाथ फैलाए हुए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने रियल एस्टेट एजुकेशन के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।